टाइम था लगभग 4:30 बजे का और मेरे फ़ोन की घंटी अचानक से बजती है। उधर से किसी टीवी चैनल के कोई एडिटर महोदय बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि सर आइए, आज एक डिबेट है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा क्या है मैंने पूछा तो बताया गया कि सर आज संसद में मोदी जी जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मोदी तो रोज़ जवाब देते हैं, फिर आखिर आज किसका जवाब है? बोला सर उन पर आए अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ वो बोल रहे हैं, आप आइए। चलिए, तो जब उनको ये इतना महत्वपूर्ण लगा तो मुझे यहाँ ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों से, अपने विद्यार्थियों से इस बात की चर्चा करूँ कि आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? अब आगे बढ़ने से पहले आप में से कई विद्यार्थी जो बहुत जानते हैं इस मामले में, उनके दिमाग में एक और शब्द आ रहा होगा कि सर संकल्प और प्रस्ताव यहाँ 2 शब्द होते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां मैं सिर्फ प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा हूं। ये प्रस्ताव जो है, सबसे पहला प्रश्न आपके जेहन में यही आएगा कि सर होता क्या है? देखिए बेटा, संसदीय प्रकार की जो सरकारें होती हैं, उन सरकारों में, या फिर ये कह सकते हैं कि उन सरकारों की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उससे पहले वो जवाबदेह बनाई जाती है लेजिस्लेटिव के प्रति। संक्षेप में कहूं तो संसदीय व्यवस्थाओं में सरकार जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है और ये जवाबदेही बहुत सारे उपकरणों के द्वारा तय की जाती है। इन्हीं में से एक उपकरण है, महत्वपूर्ण उपकरण है ये प्रस्ताव। और सरल शब्दों में या तकनीकी भाषा का भी इस्तेमाल करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रस्ताव है ये संसदीय व्यवस्था में पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए सत्ता पर अंकुश लगाया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। ये होता है आपका ये मोशन। अब दूसरा सवाल आपके जेहन में आएगा कि सर क्या संविधान में इसका प्रावधान है? चलिए, जब बात चली है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि संविधान में ये कहां कहां है। देखो बेटा, संविधान का जो अनुच्छेद 74 और 75 है, आर्टिकल नंबर 74 और 75, ये सरकार के बारे में प्रावधान करते हैं, चुनी गई सरकारों के बारे में। अब इसमें भी आर्टिकल 75 थर्ड मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 75 थर्ड की, जो चुनी गई सरकार को व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह या उत्तरदायी बनाता है। अर्थात उसकी कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि सरकार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। यहां पे है सामूहिक रूप से जवाबदेह, सामूहिक जवाबदेह, जवाबदेह। तो ये जवाबदेहिता जो है ये किसके प्रति है? ये बहुमत के प्रति है। बहुमत कहां बैठा है? ये बैठा है लोकसभा में, लोकसभा के प्रति। अच्छा, ये जब बात मैं कहता हूं तो इसका एक और भी अर्थ निकलता है। जरा सरल भाषा में पढ़िए और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, क्योंकि तनावग्रस्त होने के बाद न्यूरॉन्स टेंशन में आ जाते हैं, तो सूचनाएं वो ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता घट जाएगी। आसानी से मुस्कुराते हुए पढ़िए, ठीक है? लोकसभा के प्रति ये जवाबदेह होती है, ये अनुच्छेद 75(3) ने बताया भाई साहब। तो इसका मतलब उसकी यानी सरकार की जवाबदेहिता तय करने के लिए बहुमत जिम्मेदार है। अब भाई आपके पास बहुमत है या नहीं है, अर्थात आपके पास उस सदन में बहुमत है भी कि नहीं है, आपने कहीं विश्वास खो तो नहीं दिया। इस तरह की कोई जांच परख यदि की जाएगी तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाएगी? इसी आर्टिकल 75 थर्ड जो उसे पावर देगा कि ये आपके बहुमत को सिद्ध करने का क्वेश्चन मार्क लगा देता है। अब मैं बात करता हूं इसी की अधिकारिता को आगे बढ़ाने के लिए। आपने सुना होगा संसदीय, एक शब्द आता है संसदीय प्रक्रिया, कार्य संचालन या प्रक्रिया। मैं पूरा लिख देता हूं, संसदीय कार्य संचालन एवं प्रक्रिया। ये लीजिए, प्रक्रिया नियमावली। ये असल में कुछ नियमों का एक ग्रंथ बनाया गया है जो ये निर्धारित करता है कि पूरी संसदीय जटिल प्रक्रिया कैसे चलेगी, कौन मंत्रालय किसके प्रति जवाबदेह होगा और उनमें काम बेसिकली होता कैसे है, उनका प्रोसीजर क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, कोड क्या है, ये सारी चीज। तो इस संसदीय कार्य संचालन और प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नोट डाल के लिख सकते हो। ये इसके नियम नंबर, यहां आज जो चर्चा थी ये इसके नियम नंबर 198 की थी। अर्थात अब मैं सीधे शब्दों में यदि आपको बताऊं तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव की घटना आज घटी, ये संसदीय कार्य संचालन के प्रक्रिया नियम 198 के तहत चली थी। आजकल आरपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स में इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ध्यान रखना, गांठ बांध लो। मैं जब पढ़ाता हूं, जब भी हम चर्चा करते हैं, जब मैं चर्चा करता हूं तो लोगों को उबन होने लगती है। कई बार मैंने देखा है कि आपको बदहजमी भी हो सकती है, क्योंकि
वास्तव में जब आप गहराई में उसके कंक्रीट पार्ट तक जाते हो तो पढ़ने में जोर पड़ता है, लेकिन जरा पेपर उठा के देखिए, पिछला 2021 का आरएस का पेपर देखिए, यहां तक कि दो अभी जो सेकंड ग्रेड एसएसटी का एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन आए पॉलिटी सेगमेंट से, आप पढ़ते पंचायती राज हैं लेकिन सवाल आए थे पंचायती राज अधिनियम 1994 से, और उसकी भी धारा पूछी गई थी सीधे सीधे। अरे भाई, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके कंक्रीट तक जाओगे तो जोर तो पड़ेगा ना बेटा। समझ में आया? ये है प्रक्रिया नियमों की नियम नंबर 198 से रिलेटेड। अब आते हैं इस नियम नंबर 198 के अंदर क्या लिखा है। इसके 5 भाग हैं। पहला जो है नियम 198, सवाल क्या बनेगा? सवाल जब बर्निंग इशू है, करंट का इशू है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो सवाल आ सकता है सीधा सीधा कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया नियमों में कौन से नियम में है। नियम सीधा ऑप्शन दे देंगे। तो इसका नियम नंबर 1 कै तो अनुमति के बारे में, इसके तहत जो व्यक्ति अर्थात विपक्षी वाले लाएंगे, अपने लोग तो कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाते नहीं है भाई, दूसरे लोग ही लगाते हैं, तो वो लाता है, अनुमति लेता है अध्यक्ष से कि साहब मुझे इस चुनी गई सरकार के प्रति अविश्वास है, तो ये नियम 198 1 के तहत अनुमति मांगता है। और एक बात और ध्यान रखना, जिस दिन वो अनुमति मांगता है वो क्या करता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, वो लोकसभा में, मैं ये जो नियम है ये लोकसभा के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रक्रिया नियम लोकसभा। तो जब वो अनुमति मांगता है तो इसी का 198 का भाग 1 है, ये निर्धारित करता है कि यदि भाई साहब ने 10 बजे से पहले, उस दिन 10 बजे से पहले आपने यदि अनुमति के लिए अप्लाई कर दिया तब तो उसी दिन कंसीडर होगा, नहीं तो अगले दिन माना जाएगा। फिर ये बात ध्यान रखना। इस नियम का दूसरा भाग, 198वें नियम का दूसरा भाग ये निर्धारित करता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक होने चाहिए। तो कम से कम यहाँ पे 50 सदस्य होने चाहिए। बेटा ये बात आप अपने जेहन में गांठ बांध लो, कम से कम कितने। टेक्निकल रूप से देखो क्या होता है, मान लो कि मैं उस सभा का अध्यक्ष हूं, मैं चेयरपर्सन हूं, उस दिन चेयर कर रहा हूं, स्पीकर हूं, तो मैं कहूंगा अच्छा मिस्टर एक्स आप वो प्रस्ताव ला रहे थे, ठीक है, आपने प्रस्ताव रख दिया। फिर मैं कहूंगा भाई इस प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन लोग हैं, तो मिनिमम वो खड़े होके या हाथ खड़े करके मिनिमम 50 सदस्यों को इसका अनुमोदन करना होता है। इसका उल्लेख 198 के भाग 2 में ही है। अब बात आती है कि 3 कहता है कि चर्चा का समय कब निर्धारित किया जाए। ये 1 घंटा हो सकता है, आधा दिन हो सकता है, 1 दिन हो सकता है। इसी में इस बात का भी उल्लेख है कि भाई चर्चा के बाद मतदान भी होगा। ये बात ध्यान रखें कि इसके साथ साथ भाषण की जो स्पष्टीकरण देगा, जिसको ये कहा गया है कि तुम विश्वास साबित करके दिखाओ, तो वो 1 घंटे भाषण देगा, 2 घंटे देगा, 2.5 घंटे देगा, ये सब निर्धारित करता है स्पीकर। अब बेटा ये बात आपको ध्यान रखने की है कि इस तरह से उक्त विधि से लाया गया कोई भी प्रस्ताव है ना, वो अगले 10 दिन के समय अवधि में, अगले 10 दिन के समय अवधि में कभी भी कोई भी दिन स्पीकर निर्धारित कर सकता है। कोई भी, आज ही कर लो बहस, कल कर लो, परसों कर लो, लेकिन 10 दिन के बाद वो अमान्य हो जाएगा। एक बात तो ये गांठ बांध लो। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखना कि कभी भी इसमें कारण या फिर विषय, ये बात याद रखने की आपको, इसका यानी अविश्वास प्रस्ताव का कारण या विषय का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी नहीं होता। कतई जरूरी नहीं है कि लाने वाला ये बताए लिख के एप्लीकेशन में कि मैं इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मोटे मोटे रूप से जान लो कि वो क्या कहता है टेक्निकल रूप से, सरकार जी आप जो है अपना विश्वास मत हासिल करके बताओ कि तुम्हें विश्वास है। अब आज की बात में ये सवाल प्रासंगिक क्यों बन गया, मैं थोड़ा इस पर जाता हूं। इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अब तक ये कुल कितनी बार लाया गया है। प्रश्न ये भी आ सकता है क्योंकि फैक्चुअल चीजें अब तक तो आपने कंसेप्ट पढ़ा, अब फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखो आज की तारीख, जब नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपना भाषण दे रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तब तक आज तक कुल मिला के 27 बार ये आ चुका है। कितनी बार? 27 बार। राजस्थान की परीक्षाओं में ये ऐसे सिली क्वेश्चन पूछने लगे। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी सरकार के समय में। इंदिरा गांधी पर एक बात और बता दूं मैं कि कुल मिला के कितनी बार आया, 15 बार इंदिरा गांधी ने इसका सामना किया भाई साहब, जिसमें अकेले 4 बार तो ज्योति बसु जी लेकर आए थे। ताज्जुब की बात है ना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा बार इंदिरा सरकार ने, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव ने 3-3 बार इसका सामना किया था। लेकिन बात ये याद रखने की है कि सबसे पहले जो सरकार गिरी किसी भी सरकार में अविश्वास प्रस्ताव से, प्रथम बार भारत में गिरने वाली सरकार जो थी वो थी देसाई सरकार 1978 में। ये देसाई वही है भाई, मोरारजी देसाई, जो इंदिरा की इमरजेंसी लगने के बाद जनता सरकार के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, याद आ रहा है ना। अरे इमरजेंसी के बाद पूरे देश में जो लहर चली थी इंदिरा के विरुद्ध, उसका फायदा उठाया जनता सरकार ने।
और कुछ दलों के समर्थन के साथ उन्होंने सरकार बनाई, तो मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। ये वही मोरारजी देसाई हैं। यस, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, देसाई कमीशन, ये वही मोरारजी देसाई। सबसे पहले गिरने वाली है इस अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरने वाली भारत की पहली सरकार कौन सी सरकार? मोरारजी देसाई 1978। दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह 1979, इसी क्रम में वीपी सिंह 1989 और देवगौड़ा, यस एचडी देवगौड़ा जो संयुक्त मोर्चा के गठबंधन के नेता थे, वो 1997 में उनकी सरकार गिरी। अब आप कहेंगे सर इतने सारे हमें याद करने हैं क्या? बेटा महत्वपूर्ण फैक्ट पर प्रश्न आ रहे हैं तो मेरा मतलब कहने का है कि पढ़ने से कोई मरा नहीं, आप भी नहीं मरोगे, पढ़ लीजिए, बड़े काम की चीज है। गुजराल 1998 में वाजपेयी 2 बार बेचारे इसका सामना किया, दोनों बार, एक बार 13 दिन की सरकार, दूसरी बार आपको ध्यान होगा 1998 में, यानी 96 और 98 में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका सामना किया था। नरेंद्र मोदी भी 2 बार सामना कर चुके हैं। अच्छा, आप में से अब मैं मेरी बात जब समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूं तो कई लोगों की जिज्ञासा ये जागेगी कि सर नरेंद्र मोदी को तो एब्सोल्यूट बहुमत था, यहां तक कि आपका आरोप ये हो सकता है कि सर वर्तमान में 500, यहां पे ध्यान दें, यहां पे जो फिगर है उसमें फिगर की बात करूं तो फिगर की तरफ जाइए, देखिए 545 सदस्यों में से 5 तो एब्सेंट है अभी, फिर भी लगभग इस फिगर में से 333 जो एमपी की संख्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एनडीए के समर्थन में है। और भाई साहब बहुमत के लिए लगभग 225 की संख्या चाहिए। तो आप कहोगे सर ये विपक्ष पगला गया है क्या? जब दिख रहा है यार साफ साफ इनको बहुमत है, फिर भी काहे को ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? ये दोनों बार जो हुआ है, इस कांड पे ध्यान दीजिए। मेरा आज का टीवी पे डिबेट भी है, पहले भी बुलाया गया था, उसको आप देख सकते हैं जाके। तो ये जो दोनों काम है, इसका उद्देश्य कुछ अलग था। ये सिंबॉलिक रूप से सरकार को बोलने के लिए मजबूर करना चाहती थी वर्तमान मणिपुर मुद्दे पर, इसलिए लाया गया। दूसरा, नवगठित INDIA नाम से जो एक कोलिशन बना है, एक जो समूह बना है विपक्ष का, तो उसकी एकजुटता परखने का पहला मौका था। भाई परख लिया लगे हाथ। दिल्ली, ध्यान दे, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक को रोकने का उद्देश्य था, एक बात। दूसरी बात थी कि विपक्ष का एक गठजोड़ सही से बनाकर नहीं, चलो परख लेते हैं, ट्राई एंड ट्राई, ठीक है। और तीसरा था कि सरकार के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट करना, और वो नैरेटिव ये कि देखो देखो यार मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, इतना बुरा हो रहा है, सरकार फिर भी जवाब देने से बच रही है, तो इस प्रस्ताव को लाएंगे तो सरकार और मोदी को बोलना पड़ेगा और उसकी बुरी छवि जनता के दिमाग में बैठेगी। इन उद्देश्यों के साथ ये लाया गया। बहरहाल जो भी हो, हमने ये जाना कि ये होता क्या है, आपका प्रस्ताव क्या होता है विश्वास हासिल करने के लिए। बेसिकली ये लोकसभा में सरकार को विश्वास हासिल करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव है, जिसे आपने मेरे साथ यानी जितेंद्र यादव के साथ समझने की छोटी सी कोशिश की। अगर आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई कि इसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नियम नंबर 198 में किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में काम आने वाली बात है। और लोगों तक शेयर जरूर करें बेटा। अच्छा लगे वीडियो तो अपने स्टेटस में भी लगा लो। जुड़ते रहिए, बने रहिए मेरे यानी जितेंद्र यादव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।